और जातीय जनगणना पर बिहार सरकार ने रिपोर्ट जारी की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी सिलसिले में हो रही है। आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। 2 स्टेजेस में होना था। पहला स्टेज था जिसमें जो मकान वाइज हम लोग हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो हाउस लिस्टिंग का फेज था, जो कि आपको प्रथम चरण में किया गया 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। इसमें मकान का नंबरीकरण किया गया और संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण किया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया और इसमें जिला स्तर के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, अपर जिला दंडाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई और उसके बाद ये पूरे युद्ध स्तर पे ये कार्य संपन्न हुआ और 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े निर्मित करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको संकलित किया गया। उसके बाद प्रविष्टियों की जांच के लिए आवश्यक होता है कि उसका रैंडम ट्रूथिंग किया जाए, उसको पुनः देखा जाए कि आंकड़े वास्तव में जो मिल रहे हैं वो सही हैं या उसमें कुछ त्रुटि। तो उसमें 2 स्टेज पे त्रुटियां हो सकती थी, एक तो एंट्री करने के टाइम में और एक है कि ऐप में कन्वर्ट करने के टाइम में। तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7 करोड़ 90 लाख प्रविष्टियों की जांच की गई और उसके बाद जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2 करोड़ 83 लाख 44 हजार 107 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53 लाख 72 हजार 22 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4 करोड़ 41 लाख के करीब है, महिलाओं की संख्या 6 करोड़ 11 लाख के करीब है और अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा आप लोगों के सामने, आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके 2 जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो IT डिपार्टमेंट की तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। तो सबसे पहले मैं सोहेल से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्रक्रिया की डिटेलिंग दे दें ताकि कोई आपको कहीं कोई गैप ना रहे समझने में पूरे प्रोसेस को, और आप अच्छा से इसको अपना रिपोर्ट करने के लिए आप पूरा फुल मटेरियल आपको मिल सके। सोहेल। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। प्रक्रिया की पूरी जानकारी मुझको लगता है कि पत्रकार बंधुओं को अधिक है, उन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ों को कवर भी किया है थ्रू आउट पूरी प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोगों ने पूरे राज्य को प्रशासनिक इकाई में बांटा। ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर में वार्ड है, वार्ड के अंदर में पंचायत है, प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। एक एक छोटा छोटा यूनिट 700 की आबादी पर लगभग हमने बांटा, जिसको हम लोगों ने इन्यूमरेशन ब्लॉक कहा। हर इन्यूमरेशन ब्लॉक के लिए हमने एक प्रगणक रखा और हर 6 के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइज़र रखा जो उस काम को देख रहे थे। प्रथम चरण में जो मुख्य सचिव महोदय ने बताया, पूरे ट्रेनिंग की गई, 1 महीने तक ट्रेनिंग चली हमारी पटना से लेकर के, और सभी प्रखंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग चलाई और ट्रेनिंग चलाने के बाद लगभग 2,34,666 इनूमरेटर की सेवा ली गई और 40,726 सुपरवाइजर की सेवा ली गई और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का 1 महीना तक चलता रहा। और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग उसमें रहते हैं, जो वहाँ के प्रधान ने कहा। फिर उन सभी आंकड़ों की एंट्री हम लोगों ने पोर्टल पे कराई। पोर्टल पे आंकड़े कराने के बाद फिर द्वितीय फेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 15/4 को लॉन्च किया गया था
और बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं पूरे बिहार की जनता का, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ पाई हमारे पास, और लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया इस मामले में और कहीं कोई बाधा नहीं आई। और हम लोगों ने द्वितीय चरण भी 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया। प्रक्रिया पूरी तरह सिक्योरिटी के साथ थी। हर मोबाइल ऐप में प्रधान सचिव बताएंगे, हर मोबाइल ऐप एक आदमी से टैग था, उस मोबाइल ऐप से दूसरा आदमी एंट्री नहीं कर सकता था। मोबाइल बदलने के अलावा कोई एंट्री कर सकता, सारा जो एंट्री था वो हमारा पासवर्ड से था, सारा कुछ OTP से था। इसलिए पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। 2,34,000 से अधिक सभी प्रबंधकों ने दिन रात काम किया है, उनका आभार है। 40,000 से अधिक सुपरवाइजरों ने मेहनत की है, उनका आभार है। 805 चार्ज पदाधिकारियों ने, जिसमें 534 प्रखंड विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी, उसके अतिरिक्त 261 नगर आयुक्त CDO अफसर ने किया, उनका बहुत आभार है हमारे तरफ से, सरकार की ओर से। हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का, जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है। अनुमंडल पदाधिकारी का SDO ने जिसकी सारी जांच की है। अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया इसमें दिन रात। इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया उन लोगों ने, सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष मल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पत्रकार बंधु, आपका धन्यवाद है। जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया और CBS पोर्टल जो है हमारा, उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो IT के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित ना हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ़ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज़्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का, ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है, ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए यह पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। cbs.bihar.gov.in हमारा पोर्टल था, बिजागा ऐप था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दिया गया था। पहले इनोमरेटर, उसके बाद सुपरवाइजर जो कि लगभग 40,000 थे, इनोमरेटर 2,34,000 थे, और उसके बाद चार्ज ऑफिसर जो लगभग 820 के लगभग थे पूरे बिहार भर में, और फिर अनुमंडलाधिकारी और उसके बाद जिलाधिकारी। इन सभी के पास इसमें अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल था। नीचे के स्तर का, उसके बाद के ऊपर के स्तर के द्वारा अनुमोदन होता था, तब ये आंकड़ा फाइनल होता था।
जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सुविधा इसमें नहीं था। इसको हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल और आपका समय लूंगा, एंगुलर फ्रंट एंड जावा में इसे लिखा गया है और जावा की मिडिल लेयर है और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में है। और नाम की एंट्री तो बस करनी थी हमारे इन्यूमरेटर्स को, और आधार जब हमारे नागरिक उसको देना चाहें तब आधार की एंट्री करनी थी, अन्यथा इसमें एंट्री उन्हें नहीं करनी थी। ऐप इस तरह डिजाइन किया गया कि इसमें एरर की कम से कम संभावना रहे। तो मान लीजिए जैसे जो भी सूचक है, तो शिक्षा अगर किसी की पूर्व प्राथमिक की है तो वो ऐप में ही उसे बटन दबाना था, उसे एंट्री नहीं करनी थी, नाम और आधार की ही बस एंट्री करनी थी किसी भी न्यूमरेटर को। तो इसलिए कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छा आंकड़ा जनरेट किया जा सके और इसे बहुत कम समय में किया गया। पहले इसका पायलट किया गया 6 जिलों में, लगभग 300 के लगभग न्यूमरेटर्स पे। उनके जो अनुभव, उनके साथ घूम के जो समझ में आया उसको हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किया और बेटर वर्जन उनको दिया। बीच बीच में जैसी जैसी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे इसमें ऐप में हमने इसको इम्प्रूव किया और अभी इसका डेटा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो आखिर में दिया गया है कोटिवार संक्षिप्त विवरणी, इसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनारक्षित, तो इसमें पिछड़ा वर्ग में कौन कौन जातियाँ हैं ये इसमें स्पेसिफिक नहीं। जैसे आपने जातिगत तो आधार दे दिया, लेकिन पिछड़ा वर्ग करके भाई पिछड़ा वर्ग में ये जातियाँ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ये जातियाँ, इस तरह करके स्पेसिफिक। ठीक है, हम लोग लिस्ट बंटवा देते हैं। लिस्ट है, नोटिफाइड लिस्ट है, वो बंटवा। अच्छा, दूसरा है कि ये जो अनारक्षित वर्ग का 15.52 है, तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी कास्ट है क्या? ये क्यूमुलेटिव डेटा है, क्यूमुलेटिव डेटा है, धर्म के आधार पर नहीं है, सब लोगों का डेटा। क्या मुस्लिम हिंदू सब है। उसका तो ये क्लासिफिकेशन कर देंगे कि अनारक्षित वर्ग में आखिर कौन कौन सी जाति है, तो उसका क्या ब्रेकअप है। उसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जाति है उसका मतलब है, डिटेल है, लेकिन जो आप ये समअप किए हैं उसको एक तरह से क्लासिफाइड कर देंगे कि आखिर कौन कौन सा है। पिछड़ा वर्ग है तो 27.12 है, ये 27.12 में कौन कौन से कास्ट है। अब वो नोटिफाइड हम आपको दे देंगे। नोटिफाइड ऑलरेडी, पूरी सूची नोटिफाइड है, पूरी सूची नोटिफाइड है वो। उसके साथ ही अगर दे देना मैं करा देता हूँ। रजनीश जी, रजनीश जी, नहीं सब हैं, मुस्लिम हिंदू सब है, सभी सब है। क्या ये सर्वे करने वाले सारे हाउस होल्ड में गए हैं? हमने सभी जगह गए हैं। 2 करोड़ 83 लाख हाउस होल्ड हमने कवर किया है और कहीं से कोई शिकायत हम लोगों के पास विभाग में नहीं आ पाई है कि यहाँ लोग नहीं गए हैं। जिलाधिकारियों ने खुद से घूम करके हर को कवर किया है। विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से पूरा निर्देश था कि हर एक परिवार और हर एक परिवार को, हर एक मकान को देखा जाना, जो भी जहाँ लोग रहते हों वहाँ भी रहना, पूरी गाइडलाइन दी हुई थी, इसे कवर की गई। नहीं, हम लोगों ने यहाँ से नहीं, हम यहाँ से पूरी तरह हम लोगों ने इंश्योर करने की कोशिश की है इन्यूमरेटर के माध्यम से कि पूरे परिवार को कवर किया जाना चाहिए। और ऐसी गड़बड़ी पाई गई तब क्या होगा? नहीं तो अगर ऐसी गड़बड़ी आएगी तो फिर हम लोग सर बताया जाए। देखिए, अगर ऐसी गड़बड़ी, अगर ऐसी परिवार का 4 आदमी हम लोग रहते हैं, 4 फ्लैट में कभी नहीं आया, 2 आदमी नहीं है, अगर ऐसी देखिए, एक तो इसमें क्लैरिटी होना चाहिए। जब भी हम लोग कोई फैक्ट लेते हैं या एफिडेविट करते हैं तो एक अंडरलाइंग क्लॉज होता है, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। एक अंडरलाइंग राइडर वो हमेशा लगा रहता है, क्योंकि परफेक्शन किसी स्टेटमेंट में आ सकता है या नहीं आ सकता है, एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो जब भी हम एफिडेविट भी कोर्ट में करते हैं तो ये कह के करते हैं कि हम एफिडेविट कर रहे हैं, बट जो तो जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है वो बिहार सरकार की तरफ से पेश की गई और उसके जो मूलभूत बिंदु है उसके बारे में अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी है। आगे बढ़ेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के साथ। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े रिलीज किए गए हैं और बिहार में जनरल कैटेगरी की संख्या है 15.52%। कुल जनसंख्या में सामान्य वर्ग है 15.52% और इसमें ब्राह्मणों की तादाद है 3.35%। ऐसे ही राजपूतों की तादाद है इसमें 3.45% और भूमिहार है
2.86%, लेकिन पिछड़ा वर्ग की तादाद है 27.13% और अति पिछड़ा वर्ग इसमें है 36% से थोड़ा ज्यादा। अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी है 19.65% और अनुसूचित जनजाति की आबादी है 1.67%। यादवों की आबादी की अगर बात करें बिहार में तो इनकी आबादी है 14.26%, कुशवाहा है 4.21% और कुर्मी है 2.87%। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं। प्रकाश, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे थे, मामला कानूनी भी हुआ, लेकिन अब सर्वे रिपोर्ट आ गई है। क्या महत्वपूर्ण चीजें सामने आ रही हैं और प्रतिक्रियाएं किस तरीके की हैं? देखिए, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो जो जारी किया गया है वो काफ़ी दूर तक जाने वाला है, क्योंकि इसमें जाति आधारित जो गणना कराई गई थी, जो सर्वे कराया गया था, उसके रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि किसका कितना प्रतिशत है आबादी। और ख़ास तौर से अगर इस आबादी को हम स्पेसिफाई करें तो उसमें ये दिखता है कि जितनी भी आबादी है उसमें से पिछड़ा वर्ग कितना है। पिछड़ा वर्ग जो है वो 27.1286% आ रहा है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्योंकि जो राजनीतिक लड़ाई है उस लड़ाई में ये खास तौर से हमेशा से देखा गया कि जिसकी जितनी ज़्यादा आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो हिस्सेदारी के लिए जो बातचीत हो रही थी, कभी ऐसा सर्वे हुआ नहीं था किस जाति के कितने लोग हैं, क्या आबादी है उनकी। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से बिहार में, जहां जाति आधारित जो गणना हो रही है उसके आधार पर जो टिकट का बंटवारा हो, या फिर जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में है, या फिर आरक्षण की बात होती है, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों के आधार पर जो लड़ाई लड़ी जाती है, राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती है ज़मीनी स्तर पर, उसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव के पहले ये रिपोर्ट आना, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.0148% दिया गया है। तो जाहिर है कि ये जो दिखाया जा रहा है, इसमें ये साफ है कि ये जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, तो ये इस आधार पर टिकट के बंटवारे से लेकर के, और जो राजनीतिक लड़ाई, नीतीश कुमार का एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इसकी लड़ाई न सिर्फ वो अदालतों में लड़ते रहे, बल्कि अदालत में एक बार ऐसा हो गया था कि जिसमें इस पर रोक लगा दी गई थी। अंतरिम आदेश बाद में आया तो उसमें पता चला कि इसे जारी रखा जा सकता है। तो काफ़ी सारे झटके उतार चढ़ाव के बाद जब नीतीश कुमार की ये जो कोशिश थी, जिसमें कि हालांकि सभी पार्टियों का समर्थन था, सभी पार्टियां कह रही थी कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए, लेकिन अब इसे पूरे देश में ले जाने की तैयारी होगी, क्योंकि बिहार में हो गया तो इस आधार पर बिल्कुल। और देश भर में अलग अलग स्तर पर इसकी मांग उठ भी रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इसकी मांग बुलंद करते हैं, कांग्रेस भी गाहे बगाहे समर्थन करती रहती है। लेकिन प्रकाश, बिहार में किस तरीके के समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं जब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, इंडिया गठबंधन की बातें हो रही हैं और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की मांग भी उठ रही है? बिल्कुल, ये जो तीर है वो निशाने पर लगा है, क्योंकि कितने कम समय में जाति आधारित गणना करा लेना ये हरक्यूलियन टास्क था, ये काफ़ी कठिन और मुश्किल भरा था। लेकिन हालांकि ये जो रिपोर्ट आई, ये पहली रिपोर्ट है, इसके बाद भी दूसरी रिपोर्ट आना है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो जिन जातियों के बारे में जिक्र किया गया है, जिनकी आबादी के बारे में बताया गया है, उनकी स्थिति क्या है, उसकी रिपोर्ट भी आना बाकी है। तो उस आधार पर वो तो आगे चलता रहेगा, उस आधार पर कैसे जो योजनाएं चलती हैं राज्य सरकार की, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, किनको ज़्यादा लाभ देना है, किन्हें कम देना है, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो ये कागज़ है, जिस कागज़ पे जो लिखे गए हैं, जो अंक हैं, वो अंक जो है वो लोकसभा चुनाव में काफ़ी सारे फेरबदल कर सकता है। वो कैसे हो सकता है, ये सभी जानकारियाँ जो है इसमें धीरे धीरे वो बाहर आएंगी। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इसमें आएंगी और वो लोग बताएंगे कि आखिर इस आबादी को कितना फ़ायदा हो सकता है, ये जो जातिगत आधारित गणना की गई है इसका कितना फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, ये नफ़ा नुकसान
ही कोई पार्टी अब अगला कदम उठाएगी या फिर इसके आगे जाकर के वो इसमें किस तरह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। देखिए, दो बातें स्पष्ट हैं। एक ये है कि जो टिकट का बंटवारा होता है विभिन्न क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि किस जाति के लोग, कितनी संख्या वहाँ पर है और उसमें पॉपुलर नेता कौन है, उस आधार पर दिया जाता है। तो ये तो उस आधार को बहुत ज़्यादा पुख्ता करेगा। और दूसरा ये कि आरक्षण की बात जो जब चली आती है तो ये जो ओबीसी है और ईबीसी यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये दोनों मिला करके जिनकी संख्या होती है 60 से ज़्यादा, तो जाहिर है कि अब इनकी तरफ से भी मांग उठेगी कि इन्हें भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि जैसे आपने आरक्षण दिया है अगड़ी जाति के लोगों को 10%, तो उसी तरह से ये लोग भी अब मांग करेंगे कि उन्हें भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो राजनीतिक लड़ाई एक तरफ चुनाव में और चुनाव के बाहर भी ये दोनों शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक आपने प्रकाश, हमारे साथ बने रहिए आप। खबर बड़ी है, इसके बड़े राजनीतिक मतलब है, इसके बड़े सामाजिक मतलब है। खबर बड़ी है, बिहार में जातिगत जनगणना की पहले सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और इसी पर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब उनके पास चलने का वक्त है, क्योंकि उनके साथ केसी त्यागी मौजूद हैं जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं। अंकित, क्या कह रहे हैं इस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पर केसी त्यागी, और सबसे ज्यादा फोकस उनका किस बात पर है, किस चीज को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं? देखिए, एक शब्द में मैं बताऊं तो केसी त्यागी साहब से अभी जब मैं चर्चा कर ही रहा था तो इन्होंने इसको मास्टर स्ट्रोक करार दे दिया है। क्यों मास्टर स्ट्रोक है, केसी त्यागी साहब ही बताएंगे। सर, मास्टर स्ट्रोक क्यों? काफी लंबे समय से जो सामाजिक परिवर्तन की समता के सिद्धांत की मानने वाली पार्टियां और संगठन हैं, उनकी डिमांड थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देश के पहले नेता मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पहले बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पास जाकर के और पार्टी डेलीगेशन लेकर के गुहार की। सभी जगह से जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने अपने राज्य में जातिगत जनगणना करानी शुरू कर। जातिगत जनगणना हम इसलिए कहते हैं कि अमृतकाल का दौर है। 75 वर्षों में सभी वर्गों को, सभी वंचित समूहों को, जो तनहीन हैं, मनहीन हैं, धनहीन हैं, उनको जानने का अधिकार है कि उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या योजना आई हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? अगर मैं बात करूं कि जातिगत जनगणना हो गई, लेकिन फायदा क्या? बिल्कुल अंकित, आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह जी जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, जिस तरीके से ये जाति जनगणना का सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है और केसी त्यागी साहब कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, और आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ये कौन सा स्ट्रोक है हम नहीं जानते, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जातीय जनगणना का विरोध बीजेपी कभी नहीं किया। लेकिन आप देखते हैं 13.5 करोड़ से ऊपर आबादी हो गई। ये जनगणना कैसा जनगणना है जिसमें 2 करोड़ 83 लाख कहा गया है? परिवार का मापदंड क्या है? एक तो ये एक तरह से भ्रम पैदा करने के लिए हुआ है। 33 साल से गरीब वंचित जिसकी चर्चा लोग करते हैं, हम दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लालू जी 15 साल, 18 साल नीतीश कुमार, इसके साथ एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी करना चाहिए कि हमने कितने गरीबों को रोजगार दिया, कितने गरीबों का जीवन स्तर बढ़ा। ये भी रिपोर्ट कार्ड 33 साल में तो इन्हीं की सरकार है जो अपने को सामाजिक न्याय की सरकार कहते हैं। वंचित समाज के, तो वंचित समाज के लिए 33 साल में क्या हुआ, ये चाहिए बिहार के लोगों को, इसका भी रिपोर्ट कार्ड। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, कह रहे हैं कि कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, उनके लिए क्या हुआ ये भी बताया जाना चाहिए साथ में, क्योंकि 33 वर्षों से या तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं या लालू प्रसाद यादव, जो कि वर्तमान में राजनीतिक सहयोगी है महागठबंधन की, आरजेडी उसके नेता हैं, वो मुख्यमंत्री रहे, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि गरीबों का क्या हुआ, गरीबी से कितने लोग बाहर आए।